हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। हम करेंगे होम साइंस के लिए मॉक टेस्ट, जो कि आपके डीएसएसपी के एग्जाम, एलटी ग्रेड के एग्जाम और बिहार पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट क्लास रहेगी। तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आप लोगों को अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि ये आपका है मॉक टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आपसे मुख्य श्वसन अंग कौन सा है। तो आपको ये बताना है कि जो आपके मुख्य श्वसन अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपके गलत दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि नाक, सेकंड ऑप्शन है आपका हृदय, यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्या, हार्ट के नाम से जानते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन है आपका कंठ, जिसको हम गला भी बोलते हैं, ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन जो है वो है आपका फेफड़े। तो आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा। देखिए, बात हो रही है आपके मुख्य श्वसन अंग की। तो जो आपके मुख्य श्वसन अंग होंगे कौन से होंगे, नाक होगा आपका, हृदय होगा, कंठ होगा या फेफड़े होंगे। तो जो आपके मुख्य श्वसन अंग में आ जाएगा वो हो जाएगा आपका फेफड़े, क्योंकि मेन पार्ट तो श्वसन अंग का फेफड़ा ही होता है ना। अगर बाई चांस किसी को बहुत तेज जुकाम हो गई है, उसकी नाक बंद हो गई, तो क्या कर सकते हैं, मुंह से भी सांस ले सकते हैं, ठीक है। अगर मुंह में कोई प्रॉब्लम है, वैसे हम नॉर्मली नाक से तो सांस लेते ही हैं, पर अगर फेफड़ा डैमेज हो जाता है तो व्यक्ति का बचना ही मुश्किल हो जाता है। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, यानी कि लास्ट ऑप्शन, आप इसको ऑप्शन डी या फोर्थ ऑप्शन मान सकते हो। तो जो आप लास्ट ऑप्शन है आपका फेफड़े यानी कि लंग्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, धातुओं हड्डियों को बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो आपको ये बताना है, बात किसकी हो रही है, दांत और हड्डियों को, इसको बनाने के लिए क्या चीज जरूरी होता है। ऑप्शन में है लोहा जरूरी होता है यानी कि आयरन, कैल्शियम जरूरी होता है, प्रोटीन जरूरी होता है, या आपका आयोडीन जरूरी होता है। तो आप लोग राइट आंसर बताइए कि इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बात हो रही है आपके दांत यानी कि टीथ और हड्डियों की। और दांतों और हड्डियों के लिए मजबूत बनाने के लिए सबसे आवश्यक जो जरूरी तत्व होता है वो होता है आपका कैल्शियम। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा हुआ आपसे समाजीकरण आरंभ होता है। तो समाजीकरण कहाँ से प्रारंभ होता है, घर से होता है, पड़ोस से होता है, विद्यालय में होता है या देश में होता है। तो जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है ना, यानी कि समाजीकरण, तो वो होता है कहाँ से, वो होता है बच्चे के परिवार से यानी कि घर से। यहाँ पे अगर घर की जगह परिवार ऑप्शन में आपको देखने को मिले तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका माना जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बालक जन्म एक परिवार में लेता है और बच्चा क्या करता है, परिवार में जन्म लेता है, परिवार के द्वारा ही उसका पालन और पोषण होता है। बच्चा परिवार के लोगों द्वारा ही अनुकरण करके सीखता है, जैसे परिवार का माहौल होगा उसी तरह बच्चे अनुकरण करके सीखेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है जो सामाजिकरण का आरंभ होता है ना, वो घर और परिवार से ही होता है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आईसीडीएस भारत में कब आरंभ हुआ था। तो आपको ये बताना है आईसीडीएस, बात किसकी हो रही है, आईसीडीएस की, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तो भारत में इसका प्रारंभ कब हुआ था। ऑप्शन में आपके 1975 है, 1985 है, 1988 है एंड 1978 है। तो आप लोग जल्दी से आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए, जो आपका क्या है, आईसीडीएस का है, ये आपका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का। ये एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, यहाँ तक कि मल्टीपल एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये आपके जो मुख्य सेविका का एग्जाम हो चुका है उसमें भी आया हुआ है। यूपी टीजीटी पीजीटी में पता ही है आपको, कई बार पूछा जा चुका है। ये आपके बीपीएससी 3.0 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो जो आपका आईसीडीएस है ना, आईसीडीएस की योजना का आरंभ हुआ था 1975 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। जो आपका आईसीडीएस होता है, और जो आईसीडीएस है ना, ये एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम होता है, यानी कि अगर कहा जाए तो एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। इसके लाभार्थी जो होते हैं ना, यानी कि इसके जो बेनिफिशियल होते हैं वो होते हैं 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेशन मदर। ये इसके कौन होते हैं, लाभार्थी होते हैं। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। और इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी है, इसकी फुल फॉर्म है आईसीडीएस की इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
क्वेश्चन है आपका जूट है, तो आपको ये बताना है जो आपका जूट है वो क्या है, एक रासायनिक रेशा है, तने का रेशा है, कोए का रेशा है या उपरोक्त सभी है। तो बात हो रही है आपकी जूट की। जूट से क्या बनाए जाते हैं, जूट से आपके वो बनाए जाते हैं जो बोरे वगैरह नहीं आते, इसमें आलू वगैरह पैक होके आते हैं, इसको कट्टे भी बोलते हैं। तो वो किससे बनाए जाते हैं, जूट से ही बनते हैं। जूट से रस्सी बनाई जाती है, बोरे बनाए जाते हैं आपके, और बहुत सारे कालीन भी आपके जूट से बनाए जाते हैं। तो जूट क्या है, एक तने का रेशा होता है। कैसा रेशा होता है जूट आपका, तने का रेशा होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्चतम स्तर है। तो आपके टीचिंग के यानी कि शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्चतम स्तर क्या है, आपको ये बताना है। प्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है या मूल्यांकन है। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जो शिक्षण के ज्ञानात्मक ज्ञानात्मक पक्ष का जो सर्वोच्चतम स्तर होगा ना, वो हो जाएगा हमारा क्या, प्रयोग। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्या में गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र होते हैं, आप लोग बताइए। होम साइंस का एग्जाम हो, आपको इससे क्वेश्चन ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आप लोग होम साइंस के स्टूडेंट हो, ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से आता होगा। तो जो संख्या में गृह विज्ञान के क्षेत्र होते हैं कितने होते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है 5 क्षेत्र होते हैं, सॉरी 4 क्षेत्र होते हैं, 5 क्षेत्र होते हैं, 6 क्षेत्र होते हैं या 7 क्षेत्र होते हैं। तो जो संख्या में किसके गृह विज्ञान के क्षेत्र होते हैं वो कितने होते हैं, होते हैं आपके कौन से, 5 क्षेत्र। 5 मेजर क्षेत्रों में कौन कौन आते हैं, एक तो आता है क्या आपका, एक तो पहले ही आ जाता है आपका फूड एंड न्यूट्रिशन। सेकंड जो आता है वो होता है आपका टेक्सटाइल। फिर इसके बाद आपका कौन सा आता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलिए। आपका चाइल्ड डेवलपमेंट या आपका एचडी के नाम से जाना जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। और क्या होता है आप लोग बताइए। और इसके बाद जो आता है वो आपका क्या आ जाता है, एक्सटेंशन आ जाता है, जिसको हम मास कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। इसी में हम क्या ऐड कर सकते हैं, सीडी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट भी ऐड कर सकते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो टेक्सटाइल के पार्ट में आ जाएगा आपका डिजाइनिंग एंड क्लोथिंग आ जाता है। और इसी में आपका क्या आ जाता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी भी आ जाती है। और क्या आ जाएगा इसी के अंतर्गत, आपके ये ह्यूमन फिजियोलॉजी आ जाती है, ठीक है। और आपका क्या आता है, हेल्थ एंड हाइजीन आ जाता है। तो अगर आपके होम साइंस के मेजर क्षेत्र देखे जाए ना, तो वो आपके 5 क्षेत्र ही होते हैं। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। तो आपको ये बताना है जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है, आमाशय में होता है, अंडवाहिनी में होता है या योनि में होता है। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जो आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो होता है अंडवाहिनी में। इसमें भी कहाँ होता है, फ्लॉपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कहाँ होता है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, फ्लॉपियन ट्यूब में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, नमूने के सिद्धांत है। तो आपको ये बताना है जो नमूने होते हैं ना उनके कितने सिद्धांत है, 4 सिद्धांत है, 3 सिद्धांत है, 2 सिद्धांत है या 5 सिद्धांत है। तो बात हो रही है नमूने की। तो नमूने में आपके कितने सिद्धांत होते हैं, नमूने में पाए जाते हैं आपके 5 सिद्धांत। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। लास्ट में आपको अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है और अपना फीडबैक भी जरूर देना है। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी विधि प्रक्षेपी नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो कौन सी ऐसी विधि है यानी कि प्रक्षेपी नहीं यानी कि नॉन प्रोजेक्टिव विधि है आपकी। ऑप्शन में है मॉडल है, फोटोग्राफ है, फ्लैश कार्ड है या स्लाइड है। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए, बात हो रही है प्रक्षेपी विधि की। मॉडल आप सब लोग जानते हो, जो 3D 2D आपके 3D मॉडल्स होते हैं। फोटोग्राफ सब लोग जानते हो, जो स्लाइड होती है वो सब लोग जानते हो, फ्लैश कार्ड भी जानते हो। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो फ्लैश कार्ड होता है ना, फ्लैश कार्ड आपके नॉन प्रोजेक्टिव विधि में आता है, बल्कि आपकी मॉडल हो गया, फोटोग्राफ हो गया, स्लाइड हो गया, ये सब आपके प्रोजेक्टिव मेथड में आता है। देख ले, फ्लैश कार्ड होता है। फ्लैश कार्ड में क्या होता है, अगर किसी कहानी या घटना को हमको चरण दर चरण बताना हो तो उसके लिए फ्लैश कार्ड एकदम परफेक्ट होता है। फ्लैश कार्ड में क्या होता है, इस तरह के 10 से हमारे 12 कार्ड होते हैं, ठीक है। ये कार्ड एकदम सीक्वेंस से लगाए जाते हैं। इस कार्ड में क्या होती है, पिक्चर्स बनी होती है। क्या होती है, कुछ पिक्चर्स बनी होती है।
ठीक है, जैसे कोई स्टोरी हो गई उसकी पिक्चर्स, और ये जो इन कार्ड है ना, ये कार्ड के पीछे जो स्टोरी होती है ना या जो घटना होती है वो लिखा होता है कि स्टोरी के बारे में क्या बताया गया। तो जो फ्लैश कार्ड को दिखा रहा होता है वो क्या करता है, चरण ब चरण मतलब फ्लैश कार्ड को हटाता जाता है और घटने यानी कि घटना के हिसाब से क्या करता है, चीजों को बताता जाता है, यानी कि एक्सप्लेन करता जाता है। तो इससे में टोटल फ्लैश कार्ड में हमारे 10 से 12 कार्ड होते हैं। ठीक है, मोस्टली अगर एमए में देखा जाए या एमएचएससी होम साइंस में देखा जाए तो इस पर ना वो भी किया जाता है, आपका प्रैक्टिकल भी होता है। तो जिसने ये मतलब दिया होगा अपना प्रेजेंटेशन फ्लैश कार्ड वाला, उसको बहुत अच्छे से पता होगा ये कि क्या होता है फ्लैश कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, रक्त नलिकाएं जो हृदय को लाती हैं, तो जो रक्त नलिकाएं होती हैं वो हृदय को कहाँ से लेकर आती हैं, धमनिया से लाती हैं, शिराएं से लाती हैं, नलिकाएं से लाती हैं या नर्वस से लाती हैं। तो राइट आंसर बताइए आप लोग कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो क्या होती है, रक्त नलिकाएं होती है ना जो हृदय को रक्त लाती है, हृदय के पास रक्त कहाँ से लाती है, धमनियों से लाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि धमनियां ही रक्त लेकर जाती हैं, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। और जो आपका धमनियां होती है ना, धमनियों में आपका रेड कलर का एकदम प्योर ब्लड होता है। जो नस होती है आपकी, नसें दो होती है ना, एक आपकी होती है आर्टरी और एक होता है धमनियां और एक होता है शिराएं। हाँ, नस नहीं होता, शिराएं होती है। तो जो आपके शिराएं होती हैं, शिराएं में आपके अशुद्ध रक्त होते हैं, यानी कि इम्प्योर ब्लड होता है, बल्कि धमनियों में आपके शुद्ध रक्त एकदम चमकदार प्योर वाला रक्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो आपकी ब्रेन के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, वसा है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है या विटामिन है। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बात हो रही है आपके मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो जो आपके मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका वसा। ठीक है, यानी कि फैट। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय प्रसार सेवा का आरंभ भारत में कब हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में है 1953 में हुआ, 1947 में हुआ, 1921 में हुआ और या 1975 में हुआ। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बात हो रही है आपके राष्ट्रीय प्रसार सेवा का आरंभ भारत में कब हुआ। तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा का आरंभ जो हुआ था वो होता आपके 1953 में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रसार कार्य डैश सेवा का अर्थ है, तो प्रसार कार्य कैसे सेवा का अर्थ है आपको ये बताना है। ऑप्शन में है नगर का, जन समुदाय का, देश का या गांव का। तो प्रसार कार्य यानी कि एक्सटेंशन वर्क जो है आपका कैसी सेवा का अर्थ है। तो जो आपका एक्सटेंशन वर्क है ना वो गांव की सेवा का अर्थ है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, जो भी आपके प्रसार कार्यकर्ता होते हैं या कोई स्कीम आती है या कोई एक्सटेंशन का यानी कि प्रसार का कोई कार्य चलता है, वो उसका मेन फोकस जो होता है ना वो हमेशा ग्रामीण जनता ही होती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऑप्शन में, जैसे आप कोई क्वेश्चन आप ऐसे फंस जाओ जिसका ऑप्शन आपको ना पता हो, अगर वहाँ ग्रामीण जनता या ग्रामीण क्षेत्र या गाँव ऐसा कुछ दिया है ना, तो उस ऑप्शन के साथ आप आराम से जा सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनका कार्य होता है ग्रामीण लोगों को शिक्षित करना। क्वेश्चन है आपका, माध्यिका का सूत्र क्या है, तो आपको ये बताना है कि माध्यिका का सूत्र क्या होता है। ठीक है, यानी कि जो आपका मीन मीडियन मोड आ जाता है ना, माध्यिका माध्य ये वाला है, ये आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। तो माध्यिका का सूत्र क्या है आपको ये बताना है। ये फर्स्ट ऑप्शन में आपके है, फर्स्ट ऑप्शन में आपका क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एन है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में आपके x अपॉन एन है, थर्ड ऑप्शन में क्या है आपका n+1/2 है एंड लास्ट ऑप्शन में आपका n+4/n है। तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। बात हो रही है किसके, माध्यिका के फॉर्मूले की। जो माध्यिका का आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका n+1/2 होता है। ठीक है, क्या होता है n+1/2 होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कोशिका सार में कितना भाग
पानी का होता है, ठीक है, यानी कि ये बताना है जो आपका कोशिका सार होता है उसमें कितना भाग पानी का होता है, यानी कि कितने अमाउंट आपका वाटर होता है। ऑप्शन में 1/3 भाग, 1/4 भाग, 1 भाग या 2/4 भाग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग बताइए ऑप्शन में। तो कोशिका सार का जो में पानी का जो भाग होता है वो होता है 1/3 भाग, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, ठीक है, यानी कि क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, ये ग्रंथि हो जाएगा आपका क्या है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, हाइपोथैलेमस को कहा जाता है, मेलेमस को कहा जाता है या माइराइड ग्लैंड को कहा जाता है, ठीक है, जो आपकी माइराइड ग्रंथि होती है या उसको कहा जाता है। तो राइट आंसर बताइए आप लोग कि क्या हो जाएगा। बात हो रही है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड की, तो ये क्या हो जाएगा, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है वो कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कशेरुक दंड की लंबाई होती है, तो आपको ये बताना है कशेरुक दंड की लंबाई कितनी होती है। 68 सेंटीमीटर होती है, 71 सेंटीमीटर होती है, 75 सेंटीमीटर होती है या 80 सेंटीमीटर होती है। तो जो आपके कशेरुक दंड होती है ना, कशेरुक दंड की आपकी लंबाई होती है 71 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मृदुला सेठ ने गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र बताए, ठीक है, किसने बताए, मृदुला सेठ। मृदुला सेठ ने गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र बताए हैं, आपको ये बताना है। 3 क्षेत्र बताए हैं, 4 क्षेत्र बताए हैं, 5 क्षेत्र बताए हैं या 7 क्षेत्र बताए हैं। तो जो आपकी मृदुला सेठ थी ना, इन्होंने गृह विज्ञान के 3 मेजर क्षेत्र बताए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। 3 क्षेत्र इन्होंने कौन से बताए, इन्होंने यही बताया था आपका, फूड एंड न्यूट्रिशन बता दिया, टेक्सटाइल को बता दिया था, एक्सटेंशन इन्होंने छोड़ ही दिया था, और इन्होंने किसको बता दिया, सीडी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट को बता दिया था। तो इन्होंने 3 क्षेत्र बताए थे आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, संचार विधियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो आपका कम्युनिकेशन मेथड होता है ना, उनको कितनी विधियों में बांटा गया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है आपके 2, 4, 5, 6। तो राइट आंसर बताइए आप लोग कि इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। बात हो रही है संचार विधियां यानी कि कम्युनिकेशन मेथड की। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो जो कम्युनिकेशन मेथड के होते हैं ना, ये आपके 2 भाग बताए गए। कितने भाग बताए गए हैं आपके, 2 भाग बताए गए हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस पुरुष ने सर्वप्रथम पीएचडी की उपाधि गृह विज्ञान में प्राप्त की। कौन सा ऐसा मेल मेंबर था जिसने सबसे पहले पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, वो भी होम साइंस में। ऑप्शन में डॉक्टर राजमत प्रसाद, डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर, डॉक्टर नागेश्वर एंड डॉक्टर अनिल। तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि क्या हो जाएगा। देखिए, जो आपके डॉक्टर कौन थे, के.एन. सिंह थे ना, डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर जी जो थे, इन्होंने सबसे पहले पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, वो भी होम साइंस के फील्ड में, यानी कि होम साइंस सब्जेक्ट से पीएचडी की। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्रसार शिक्षण के चरणों में मूल्यांकन किया जाता है। तो प्रसार शिक्षण के चरणों में कैसा मूल्यांकन, किस चरण में मूल्यांकन किया जाता है प्रसार शिक्षण में। सबसे पहले किया जाता है, प्रत्येक चरण में किया जाएगा, अंत में किया जाएगा या कभी किया ही नहीं जाएगा इवेल्युएशन जो होता है। तो जो आपका जो प्रसार शिक्षण होता है ना, प्रसार शिक्षण में जो मूल्यांकन किया जाता है वो कब किया जाता है, प्रत्येक चरण में किया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, गृह विज्ञान को अमेरिका में कहा जाता है। तो गृह विज्ञान को हम अमेरिका में किस नाम से जानेंगे, आपको ये बताना है। गृह विज्ञान के नाम से जानेंगे, घरेलू विज्ञान के नाम से जानते हैं, गृह अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं या सभी के नाम से जानते हैं। तो जो आपको गृह विज्ञान है ना, गृह विज्ञान को हम अमेरिका में, किस में बात किसकी हो रही है, अमेरिका की। तो गृह विज्ञान को जो हम अमेरिका में जानते हैं वो किस नाम से जानते हैं, हम गृह अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, यानी कि होम इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है इसको। तो ऑप्शन सी है ना, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे होम साइंस का फॉर्म सब लोग उसमें दिल्ली में भी फिल करते हैं, डीएसएसबी का जो एग्जाम होता है उसमें, पर वहाँ होम साइंस को होम साइंस के नाम से ना जानकर वहाँ हम लोग डोमेस्टिक साइंस यानी कि घरेलू विज्ञान के नाम से
जानते हैं, ठीक है। इसी तरह अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? गृह अर्थशास्त्र के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छी लग रही हो क्लास तभी करिएगा, नहीं अच्छी लग रही हो तो मत करिएगा। क्वेश्चन है आपका, मूर्ख बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो जो मूर्ख बालक होते हैं आपके, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है आपको ये बताना है। ऑप्शन में है 50 से 70, 70 से 90, 30 से 40 या 0 से 10। तो बात हो रही है आपके मूर्ख बालकों की, तो जो मूर्ख बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि होती है आपकी 50 से 70 के बीच में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगी आपकी राइट आंसर हो जाएगा। और जो सामान्य बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि होती है 90 से लेकर 110 तक, ठीक है। जो 110 के ऊपर जाते हैं वो फिर प्रतिभाशाली बच्चों के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, बालक द्वारा अपने मुख से नाखून काटने का मुख्य कारण है। तो बालक क्या करता है? अपने नेल्स को कुतरता ही रहता है, खाता ही रहता है, काटता ही रहता है। तो इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? बालक के बहुत से बड़े लोगों को देखो ना, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नेल्स खाते होंगे। ऑप्शन में है तनाव है, क्रोध है, भय है, असुरक्षा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो बालक द्वारा अपने मुख से नाखून काटने का जो मुख्य कारण है वो क्या होता है? वो होता है तनाव। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए किस किस की आदत है, जो जरा से स्ट्रेस में आए उनकी आदत हो जाती है क्या? नाखून काटने की। बालक तो करते ही हैं, उनका तो यही है, पर बड़े लोग भी ये करते हैं। जो बालक बचपन में ही करते हैं, अगर उनकी आदत नहीं छुटाई गई तो ये आगे तक ये चीज प्रोसेस चलता ही रहता है बड़े होने पर भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, इन्फेंटोमीटर है, तो इन्फेंटोमीटर क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन में है बालक की लंबाई मापक यंत्र है, भार मापक यंत्र है, संवेग मापक यंत्र है, या एक मापक यंत्र है नॉर्मली। तो राइट आंसर बताइए कि जो आपका इन्फोमीटर होगा ना, इन्फोमीटर क्या हो जाएगा। देखिए इन्फो इन्फोंटोमीटर, बात हो रही है इन्फोंटोमीटर की। इन्फोंटो में आपको इन्फेंट कहीं छुपा हुआ नजर आ रहा होगा, तो बात हो रही है इन्फेंटोमीटर में। मीटर जो होती है आपके मापने की इकाई होती है। इन्फेंट क्या हो गया आपका बालक। तो आपका ऑप्शन क्वेश्चन से ही क्लियर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका इन्फेंटोमीटर, बालक की लंबाई मापक यंत्र, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, संवेगात्मक समस्यात्मक व्यवहार है, तो आपको ये बताना है जो आपका संवेगात्मक समस्यात्मक व्यवहार होता है ना, ये क्या है। ऑप्शन में आपके चोरी करना है, जिद करना है, गंदी भाषा बोलना है, या नेल्स मतलब नाखून काटना है। तो राइट आंसर बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो आपका संवेगात्मक, ठीक है, यानी कि कैसे संवेगात्मक समस्यात्मक व्यवहार होता है वो होता है जिद करना किसी भी चीज के लिए। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं मुझे ये चीज तो चाहिए ही चाहिए, अगर ये नहीं मिले तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये क्या होता है संवेगात्मक समस्यात्मक व्यवहार होता है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, यौनावस्था को विभाजित किया जाता है, तो यौनावस्था जो होती है ना, जो आपकी प्यूबर्टी एज मान सकते हो, तो उसको कैसे विभाजित किया, कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया जाएगा आपको ये बताना है। 5 अवस्थाओं में, 4 अवस्थाओं में, 3 अवस्थाओं में, या 2 अवस्थाओं में। तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बात हो रही है वो यौनावस्था की, यानी कि आपकी प्यूबर्टी एज की। तो ये जो होती है ना 2 अवस्थाओं में बांटी जाती है। एक होती है आपकी प्रारंभिक यौनावस्था, और एक हो जाएगी आपकी, एक होती है अर्ली अर्ली प्यूबर्टी, एक हो जाएगी लेट प्यूबर्टी के नाम से, ठीक है। तो ये 2 अवस्थाएं आपकी हो जाएगी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अपने स्कोर जरूर काउंट करते चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितना क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है पाथवे चार्ट किससे संबंधित है। तो आपको ये बताना है जो पाथवे चार्ट है ना वो किससे संबंधित है। सुई और धागा से संबंधित है, पिन और सुई से संबंधित है, पेन और पेंसिल से संबंधित है, या पिन और धागा से संबंधित है। तो बात हो रही है किसकी, पाथवे चार्ट की। तो पाथवे चार्ट किससे संबंधित है आपका। तो जो पाथवे चार्ट होता है ना, पाथवे चार्ट आता है आपका पेन और पेंसिल टेक्निक पे। किस पे, पेन और पेंसिल टेक्निक पे आता है। तो ऑप्शन ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपके दो जो आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन होता है ना, यानी कि कार्य सरलीकरण, बहुत से लोगों का इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर लग रहा होगा कि पेन और धागा,
तो क्वेश्चन आप लोग पूछने का तरीका समझिए। देखिए पाथवे चार्ट, बात ये नहीं हो रही है कि पाथवे चार्ट में किसका यूज किया जा रहा है, बात ये हो रही है, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ आपसे कि पाथवे चार्ट किससे संबंधित है। तो पाथवे चार्ट की बात हो रही है किससे संबंधित है, तो पाथवे चार्ट आपके पेन और पेंसिल टेक्निक से संबंधित है। देखिए ये आपके किस में आता है, कार्य सरलीकरण में आता है। कार्य सरलीकरण की दो तकनीक होती है, एक होता है आपका क्या, एक होती है आपकी औपचारिक तकनीक, ठीक है, जिसको हम फॉर्मल टेक्निक के नाम से जानते हैं, और एक होती है आपकी पेन और पेंसिल टेक्निक, ठीक है। तो ये दो तकनीक हो गई। तो इसमें जो आपके पाथवे चार्ट आता है ना, पाथवे चार्ट आपका संबंधित होता है पेन और पेंसिल टेक्निक से। ये है क्वेश्चन पूछने का पद्धति। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि पाथवे चार्ट में किस वस्तु या किस सामग्री या किसका उपयोग होता है, तब हम आंसर के साथ जाते हैं पेन और धागे के, ठीक है। और जो आपके पाथवे चार्ट है ना, जो पाथवे चार्ट के हम कह सकते हैं, पाथवे चार्ट के जो जन्मदाता हैं वो है आपके प्रोफेसर गिलबर्ट, ठीक है। तो प्रोफेसर गिलबर्ट कौन है आपके, पाथवे चार्ट इन्होंने दिया था। पाथवे चार्ट में क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये हमारे एरिया हो गए, ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा कुकिंग एरिया हो गया, ये हमारा कुकिंग रेंज है, ये हमारा रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, ये हमारा सिंक रखा हुआ है, बर्तन धोने वाला, यानी कि जो आपका होता है ना सिंक, ये नल लगा हुआ है आपका। तो क्या है, एक कोई महिला है या कोई भी इंसान है, गृहिणी है, वो क्या करेगी, तो एक पूरा क्या कर दिया जाता है, इस टाइप का एक पूरा बोर्ड टाइप का होता है। तो जैसे महिला जहां जहां मूव करेगी वहां वहां पेन और धागा लगा देते हैं। जैसे यहाँ से एंटर किया उसने, तो यहाँ क्या लगा दिया, एक धागा लगा दिया, धागा लपेट, एक पिन लगा दिया, क्या लगा दिया हमने, पिन लगा दिया, उसके ऊपर धागा लपेट दिया। फिर महिला ने यहाँ मूव किया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक धागा आपका सीधा आ गया। फिर यहाँ कर क्या कर दिया, यहाँ एक पिन लगा दिया। फिर महिला इसके बाद यहाँ मूव की, तो फिर इसका मूवमेंट यहाँ हुआ ना, इसके बाद इधर यहाँ मुड़ना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी एक पिन लगा दिया, फिर धागा लपेट के ऐसे मोड़ देगा। बाद में क्या किया जाता है, इस धागे को निकाल के पूरा मेजरमेंट किया जाता है कि महिला की जितनी भी अनावश्यक गतिविधि थी ना उनको कम करने के लिए, यानी कि कार्य को और आसान किया जा सके। महिला ने कितनी गतिविधि की, इसका मेजरमेंट किया जाता है इसमें। क्लियर है आपको पाथवे चार्ट कैसा होता है, किस टाइप से होता है, और पाथवे चार्ट को दिया था आपके प्रोफेसर गिलबर्ट ने, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गुण सूत्रों के 22 जोड़ी को क्या कहते हैं। तो गुण सूत्रों के जो 22 जोड़े होते हैं ना उनको क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, या डीएनए कहते हैं। तो बात हो रही है आपके गुणसूत्रों की। तो जो आपके गुणसूत्र होते हैं ना, गुणसूत्रों के जो 22 जोड़े होते हैं उनको हम ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें आपके मेल मेंबर होते हैं और फीमेल मेंबर होते हैं। महिलाओं में कितने होते हैं आपके, मेल में जो होते हैं एक्स वाई होता है गुणसूत्र, और फीमेल में तो एक्स एक्स ही होता है। तो जो दोनों में कॉमन होते हैं वो होते हैं 22, और जो एक जो एक्स्ट्रा आता है ना वो किस में से आता है, वो जो, क्योंकि महिला के अंदर तो एक्स एक्स ही है, जो आता है एक एक्स्ट्रा वो जुड़ जाता है तो मेल का होता है, ठीक है, मेल का गुणसूत्र होता है, यानी कि वाई वाला जो होता है ना, क्योंकि मेल में तो एक्स वाई होता है, फीमेल में तो एक्स एक्स ही होता है, तो इसमें वो होता है। तो जो 22 जोड़ी होते हैं ना हमारे, उसको हम ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है आपको क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है डाउन सिंड्रोम के लिए, ठीक है। तो जो डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है, जो गुणसूत्रों की संख्या होती है ना वो बढ़ जाती है, नॉर्मल से बढ़ जाती है, तो उसे डाउन सिंड्रोम डिसीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, बाटिक का उदाहरण है, यानी कि आपको ये बताना है बाटिक का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑप्शन में व्यंजक छपाई है, अवरोधक छपाई है, प्रत्यक्ष छपाई है, या डुप्लेक्स छपाई है। तो बात हो रही है आपके किसकी, बाटिक की। तो बाटिक का एग्जाम्पल कौन सा होगा, आप लोग बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए। तो जो आपका बाटिक छपाई का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, अवरोधक छपाई। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाटिक छपाई में बाटिक छपाई अवरोधक छपाई का एक एग्जाम्पल है। इसमें जहां हमें कलर नहीं करना होता है वहां पे हम क्या कर देते हैं, मोम का यूज कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बात की गई है डुप्लेक्स प्रिंटिंग, डुप्लेक्स छपाई, यानी कि डुप्लेक्स, तो डुप्लेक्स आपकी छपाई वो होती है जहां दोनों तरफ सेम प्रिंट होता है, आप लोगों को उल्टा और सीधा पहचानना मुश्किल हो जाता है, यानी कि उस कपड़े की ये हम कह सकते हैं उल्टा और सीधा साइड होता नहीं है, दोनों तरीके से सेम कलर सेम प्रिंट सब कुछ सेम होता है, वो होती है आपकी डुप्लेक्स छपाई, ठीक है। क्लियर है आपको ये।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बालवाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन दिए हुए हैं 1968 से 70 के बीच, या 1976 78, 1970 71 के बीच, या 1978 टू 80 के बीच। तो आप लोग राइट आंसर बताइए कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात किसकी हो रही है? बालवाड़ी कार्यक्रम की। तो जो बालवाड़ी आपके कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1970 टू 1971। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? जो आपके ईयर वाले क्वेश्चन है ना, इनका आप स्क्रीनशॉट लेके और एक साथ कहीं आप लिखते चलिए, इससे आपको एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि ईयर वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये होते हैं। हम लोग याद तो कर लेते हैं पर बाद में एग्जाम टाइम में सब कुछ हौच पौच हो जाता है, मतलब सब कुछ भूल जाते हैं कि कौन सा ईयर किस में फिट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पोषक तत्व गर्भस्थ शिशु में संग्रहित होता है? तो कौन सा न्यूट्रिएंट्स ऐसा होता है जो गर्भस्थ शिशु में पहले से ही संग्रहित होता है? विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ए होता है, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो राइट आंसर बताइए आप लोग कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आपका विटामिन ए होता है ना, तो विटामिन ए जो होता है वो गर्भस्थ शिशु में पहले से ही संग्रहित होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका विटामिन ए होता है ना, विटामिन ए आपका एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, और विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? आंखों से संबंधित जितनी बीमारियां होंगी वो विटामिन ए से होगी। जैसे आपका रतौंधी रोग हो जाता है आपका विटामिन ए की कमी से, ठीक है? विटामिन ए आपको कहाँ मिलता है? कद्दू में मिलेगा, गाजर में मिलेगा, इन चीजों में आपको विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलता है। फिर है आपका विटामिन डी। जो आपका विटामिन डी होता है ना, इसकी कमी से हड्डियों से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। विटामिन डी आपको विटामिन डी को सनसाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन डी आपको सूर्य की किरणों से मिल जाएगा, ठीक है? और जितने भी नॉन वेजिटेरियन सोर्स होते हैं ना उसमें मिल जाएगा। विटामिन सी आपको खट्टे पदार्थों में मिल जाएगा। विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी रोग हो जाते हैं, और जो दांतों संबंधित रोग होते हैं ना, दांत मसूड़े संबंधित रोग, वो मोस्टली विटामिन सी की कमी से होते हैं। विटामिन सी आपका खट्टे पदार्थों में मिलता है, साथ ही आपके आंवले में सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है? क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मैरास्मस रोग किसकी कमी से होता है? तो आपको ये बताना है जो आपका मैरास्मस रोग होता है किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है, ऊर्जा की कमी से होता है, लौह तत्व की कमी से होता है, या आपके प्रोटीन प्लस ऊर्जा दोनों की कमी से होता है? ठीक है, तो जो आपका मैरास्मस रोग होता है ना, मैरास्मस होता है आपका प्रोटीन प्लस ऊर्जा दोनों की कमी से। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? मैरास्मस रोग में क्या होता है कि बच्चा एकदम सूख जाता है, उसकी हड्डियां हड्डियां दिखने लगती है, बस इसको हम मैरास्मस रोग के हम सूखा रोग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें प्रोटीन प्लस एनर्जी दोनों की कमी आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है? क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। तो आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई क्या है ये बताना है आपको। गुणसूत्र है, जीन है, डीएनए है, या जायगोट है? तो बात हो रही है आनुवंशिकता की। तो आनुवंशिकता की जो मूलभूत इकाई है वो आप लोग आंसर करिए कि क्या हो जाएगी, ठीक है? इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि जीन। तो आनुवंशिकता की जो आपकी मूलभूत इकाई होती है वो होता है जीन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है? क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एलसीडीएस। एलसीडीएस नहीं है ये, आपका आईसीडीएस है। क्या है? आईसीडीएस है। तो आईसीडीएस भारत में कब प्रारंभ हुआ आपको ये बताना है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। ऑप्शन है 1975, 1985, 1988 एंड 1978। तो इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। जो आईसीडीएस है इसकी शुरुआत हुई थी आपकी कब? 1975 में हुई थी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन क्या है? तापमान परिवर्तन, श्वास लेना, चूसना व निगलना, उपयुक्त सभी। तो जो आपका शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी यानी कि इन्फेंट का जो सबसे महत्वपूर्ण समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट होता है ना, वो तापमान परिवर्तन भी होता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ के पेट में होता है, तो उसका जो इन्वायरमेंट होता है ना, जो टेम्परेचर होता है वहाँ अलग होता है, और जब वो मतलब जन्म ले लेता है उसके बाद यहाँ का टेम्परेचर अलग होता है। तो बालक को उसमें क्या करना होता है? समायोजन करना पड़ता है। सांस लेने में भी उसको समायोजन करना पड़ता है। चीजों को पहले तो उसको क्या होता है, पहले तो उसको माँ के पेट से ऑटोमेटिक सब कुछ मिल रहा होता है, ठीक है?
जब वो माँ के पेट में रहता है, जब वो बाहर आ जाए तो उसको चूसने और निगलना, उसमें भी क्या करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है। तो उसको इन सारी चीजों में समायोजन करना पड़ता है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर वो समायोजन नहीं कर पाता है, तो जो बालक समायोजन नहीं कर पाते उन बालकों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कौन सा टीका शिशु को जन्म के प्रथम माह में लगवाना चाहिए? तो प्रथम महीने में कौन सा टीका लगवा देना चाहिए बालक को? बीसीजी का, टेटनस का, हैजा का या पोलियो का? तो शिशु के जन्म के प्रथम माह में लगवाना चाहिए शिशु को बीसीजी का टीका। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो बीसीजी का टीका होता है ना, ये बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये शिशु को जन्म के उपरांत ही लगाया जाना चाहिए। और ये जो बीसीजी का टीका होता है, ये शिशु को टीबी नामक रोग से बचाता है। जो बीसीजी का टीका होता है टीबी के रोग के लिए होता है। टीबी के रोग को हम राज्यक्षमा और यक्षमा के नाम से भी जानते हैं। और ये जो आपका टीबी रोग होता है ना, इसको मृत्यु का कप्तान भी कहा जाता है। ये बहुत भयंकर बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, शरीर का संतुलन नियंत्रित होता है। तो शरीर का संतुलन जो होता है, बैलेंस, वो किससे नियंत्रित होता है? प्रमस्तिष्क से होता है, अनुमस्तिष्क से होता है, सुषुम्ना शीर्ष द्वारा होता है या मेरुरज्जु द्वारा होता है? तो बात हो रही है शरीर के संतुलन को। तो जो शरीर का संतुलन नियंत्रित होता है ना, वो होता है अनुमस्तिष्क द्वारा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? आप लोग स्कोर जरूर काउंट करते चलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम आधारित होता है। तो जो एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम होता है ना, यानी कि एक अच्छा होम साइंस करिकुलम किस पर आधारित होता है, आपको ये बताना है। शिक्षा सिद्धांतों पर आधारित होता है, उद्देश्यों पर यानी कि गोल्स पर आधारित होता है, दोनों पर आधारित होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बात हो रही है एक अच्छे होम साइंस करिकुलम की। तो ये आपका आधारित होता है शिक्षा सिद्धांतों पर भी और उद्देश्यों पर भी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों पर। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, हवा में O2 का अंश होता है। तो हवा में O2 का अंश कितना होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है, यानी कि O2 का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो हवा में ऑक्सीजन का अंश कितना होता है, यानी कि ऑक्सीजन कितनी विद्यमान होती है? 65.5%, 70.4%, 78.5% या 20.5%? तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जो आपके हवा में, किसमें? हवा में आपके ऑक्सीजन विद्यमान होती है, वो कितनी होती है? वो होती है आपकी 20.5%। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको क्वेश्चन? और जो आपकी ऑक्सीजन गैस होती है ना, वो ये बहुत ही ज्यादा क्रियाशील गैस होती है, यानी कि एक्टिव गैस होती है। इसको निष्क्रिय करने का काम आपका नाइट्रोजन करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ऑक्सीजन जो होती है आपके जीवनदायिनी गैस होती है। ऑक्सीजन हम क्या लेते हैं, क्या करते हैं? सांस लेते समय ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वायु वाहन के कृत्रिम साधन है। तो वायु के कृत्रिम साधन कौन से हैं? वायु आवागमन हो जाएगा, यानी कि वायु वाहन है ना, तो वायु के आवागमन के लिए कृत्रिम साधन कौन कौन से बनाए जाते हैं? खिड़की है, चिमनी है, रोशनदान है, उपयुक्त सभी। तो खिड़की भी मैनमेड होती है, कृत्रिम साधन है, मनुष्य बनाता है, चिमनी भी है, रोशनदान भी। तो ये तीनों क्या हो जाते हैं आपके? हो जाते हैं आपके कृत्रिम साधन। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। अगर आपका जैसे ये आपका क्या है, ये आपका एक रूम है। ठीक है, आपकी एक खिड़की यहाँ बनी हुई है, एक खिड़की आपकी यहाँ बनी हुई है, ये आपका एक क्या है? ये आपका एक दरवाजा है। तो इस रूम में आपके कभी गर्मी रह ही नहीं सकती है, क्योंकि आपके बेस्ट वेंटिलेशन का काम ये करेगी, यानी कि वायु का आवागमन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ हो पाएगा। जो आपकी अशुद्ध वायु होती है वो आपकी हल्की वायु होती है। ठीक है, और जो आपकी शुद्ध वायु होती है वो कैसी होती है? वो भारी होती है। तो जो आपके ये बनाए जाते हैं ना रोशनदान, यानी कि जो वेंटिलेशन बोले जाते हैं, वेंटिलेशन ऊपर बनाए जाते हैं, तो जिससे आपकी क्या हो सके? खिड़की और दरवाजे से शुद्ध वायु आ सके, और जो वेंटिलेशन से अशुद्ध वायु हो वो ऊपर उठ के निकल जा सके बाहर। ठीक है, तो ये होते हैं वायु का आवागमन। इसको हम प्राकृतिक संवातन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध पानी को शुद्ध करने की विधि है। तो पानी को शुद्ध करने की विधि कौन सी है? उबालना है, क्लोरीन मिलाना है, छानना है या उपरोक्त सभी?
तो पानी को शुद्ध करने की विधि में उबालना भी आ जाता है, क्लोरीन मिलाना भी आ जाता है और छानना भी आ जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त तो सभी। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, रोग के जीवाणु शरीर में प्रवेश करते हैं। तो रोग के जीवाणु शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं आपको ये बताना है, भोजन से, हवा से, त्वचा से या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो बात हो रही है आपके किसके? बात हो रही है आपके रोग के जीवाणु की। तो जो रोग के जीवाणु हो गए ना, भोजन से भी आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, हवा से भी प्रवेश कर सकते हैं, त्वचा से भी प्रवेश कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए भोजन से कैसे करेंगे, जैसे आप भोजन कर रहे हैं, कोई कीटाणु आया आपके खाने में, या मक्खी हुई, मक्खी कहीं गंदी जगह पे बैठी, फिर आपके खाने पे बैठ गई, आपने वही खाना खा लिया। तो भोजन से क्या हुआ, आपके शरीर में जीवाणु प्रवेश हो गया। हवा से कैसे, कोई व्यक्ति है वो खांस रहा है, छींक रहा है, उसी वातावरण में आप भी हो, आप भी वहां सांस ले रहे हो, तो क्या हो जाएगा, हवा के माध्यम से वो बैक्टीरिया आपके अंदर चला गया। त्वचा के माध्यम से क्या हो गया कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, जैसे मुंह पे हाथ रख के खांस रहा है, एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मुंह पे हाथ रख के खांस रहा है, तो उसके जितने बैक्टीरिया कहाँ आए, वो सब उसके हाथ में लगे। उसने क्या किया, आप उससे मिले थोड़ी देर में, आपने उससे हाथ मिला के हाय हेलो कर ली, तो क्या हो गया, त्वचा से त्वचा के संपर्क में आ गया वो। और इसके बाद क्या किया आपने, उसी से अपना फेस पोंछ लिया या कुछ चीज खा ली, तो इससे क्या हुआ, आपके अंदर वो शरीर में प्रवेश कर गया वो। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको क्वेश्चन? आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का रक्षक है। तो मानव शरीर का रक्षक कौन सा है, कौन है आपको ये बताना है। लाल रक्त कण है, जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स हैं, त्वचा है या श्वास है। तो जो मानव शरीर का रक्षक होता है वो कौन होता है आपको ये बताना है। कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो आपका मानव शरीर का रक्षक होगा ना, वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा त्वचा। ठीक है, मानव शरीर का जो रक्षक है, हमारे सबसे बाहरी परत कौन सी है, स्किन है, तो ये क्या करता है, रक्षा का काम करती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन में आपके WBC दी होती, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल दी हुई, तो मानव शरीर की प्रतिजीवों से कौन एंटीबॉडीज के रूप में कौन कार्य करता है, तो वहां पे आपका आंसर क्या हो जाता, व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि श्वेत रक्त कणिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, शरीर के नवीन तंतु का निर्माण करता है। तो शरीर के नवीन तंतु का निर्माण कौन करता है, कार्बोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट करता है, प्रोटीन करता है, वसा करता है या कैल्शियम करता है। तो जो आपके शरीर में पुराने तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत करना, नए तंतुओं का निर्माण करना, ये सारा कार्य जो होता है ये प्रोटीन का कार्य होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक है। तो रक्त में आपकी हीमोग्लोबिन के लिए क्या आवश्यक है आपको ये बताना है। लोहा आवश्यक है, जस्ता आवश्यक है, ताम्र आवश्यक है या पोटेशियम आवश्यक है। तो रक्त में यानी कि ब्लड में हीमोग्लोबिन के लिए आपके लोहा यानी कि आयरन आवश्यक होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर बॉडी में हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको क्वेश्चन? और एनीमिया नामक रोग मोस्टली गर्ल्स में ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसमें ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, मूत्र तैयार होता है, यानी कि जो यूरिन होता है ना, यूरिन आपका कैसे तैयार होता है, किससे तैयार होता है। क्लोरीन से होता है, फास्फोरस से होता है, प्रोटीन पदार्थ से होता है या कार्बोहाइड्रेट से होता है। तो जो आपका यूरिन तैयार होता है वो होता है आपके प्रोटीन पदार्थ से तैयार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन तैयार होता है। तो इंसुलिन आपका कैसे तैयार होता है। यकृत से होता है यानी कि लीवर से, अग्नाशय से होता है यानी कि पैनक्रियास से, जठर से होता है या स्वादुपिंड से होता है। तो जो आपका बात हो रही है इंसुलिन से, जो इंसुलिन आपका तैयार होता है वो होता है अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास की बीटा सेल से सिक्रेट होता है। इससे तैयार होता है, किससे, पैनक्रियास की बीटा सेल से। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ये वाला इसमें ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का हमारे लास्ट क्वेश्चन है। पूछे आपसे, मूत्र की तैयारी निर्भर करती है, यानी कि जो यूरिन की तैयारी है ना, यूरिन आना किस पर निर्भर करता है।
ऋतुमान पर निर्भर करता है, पेय पदार्थ पर निर्भर करता है, परिस्थिति पर निर्भर करता है या उक्त सभी पर निर्भर करता है। तो जो यूरिन आना है ये ऋतु पर भी निर्भर करता है कि आपका मौसम कैसा है, ठीक है। जैसे आप गर्मियां हैं तो गर्मियों में क्या होता है, आप लोग पानी ज्यादा पीते हो पर पसीने के माध्यम से आपके निकल जाता है वो। तो गर्मियों में इतना यूरिन नहीं आता जितना कि सर्दियों में आता है। क्यों? क्योंकि सर्दियों में हम क्या करते हैं, सर्दियों में पहली बात तो पानी कम पिया जाता है और ऊपर से पसीने के माध्यम से वो निकल भी जाता है। सेकंड है आपको पेय पदार्थ द्वारा, अगर हम ज्यादा पेय पदार्थ का यूज करते हैं तो यूरिन ज्यादा आता है, अगर हम कम पानी पीते हैं या कम बेवरेजेस का यूज करते हैं तो यूरिन कम आता है। फिर थर्ड है हमारा परिस्थिति पर। अच्छा, मोस्टली लोग ऐसे होते हैं, नोटिस किया होगा किसी ने, कि अगर कोई व्यक्ति अगर सफर में है यानी कि ट्रैवलिंग पे है तो ट्रैवलिंग में वो यूरिन जाता ही नहीं है, ठीक है। और अगर घर पे अगर सेम घंटे को ट्रैवल कर रहा है तो ट्रैवलिंग में यूरिन नहीं जाता। अगर वो घर पे हो तो वो यूरिन जाता है, चाहे पानी पिया हो या ना पियो। तो ये कुछ कंडीशन होती है, उस पर भी अप्लाई होता है कि यूरिन जाना है या नहीं जाना है। तो ये तीनों चीजें एकदम ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यूरिन जाना इन तीनों पर क्या होता है, डिपेंड करता है, निर्भर होता है। तो आज का सेशन हमारा यही एंड होता है। आप लोग जरूर बताइए अपना स्कोर कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या बताना है, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। आप लोग को अपना फीडबैक भी बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्लास कैसी लगी है आपको। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।